स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की, किस तरह से महत्वपूर्ण है ये रूस की यात्रा। और सबसे खास बात है कि दोनों देशों के बीच में ये जो शिखर वार्ता हुई है और प्रधानमंत्री का जो अभी वक्तव्य रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। और बेहद महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री की ये रूस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता, और किस तरह से ये आगे दोनों देशों की मित्रता को और गहरा करेगी, आगे के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे और आगे लेकर जाएगी। इन सारे विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जब हम बात करते हैं इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दौरा है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है और सभी इसको अपने अपने लिहाज से देख रहे हैं। जब हम ग्लोबल टाइम्स की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, जो मैं उस लेख की बात कर रहा हूं, दरअसल चीन का ये कहना या ये मानना कि भारत रूस के जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हों तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जो चीन भारत और रूस के एक जो मैत्री की बात, जिसकी बात वो करते हैं, आपको लगता है कि ये वेस्ट भी उसको उसी तरह से देखता है या अमेरिका भी उसको उसी तरह से देखता है? क्या किस तरह से ये पूरा जो एक जिसको कहते हैं कि रणनीति है तमाम देशों की अपनी अपनी, कैसे देखते हैं आप इसको? पहला बात तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सभी देशों के साथ मैत्री का रिश्ता चाहता है। जी चीन के साथ भी मैत्री का ही रिश्ता चाहता है जी बिल्कुल। और शुरू से ही ये रह चुका है। हाल में जो चीन का बर्ताव था वो हमारे जो पुराने अग्रीमेंट्स थे उनको नाकार कर जो उन्होंने हमला किया, उसके लिए चीन जिम्मेदार है। हमारा जो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का रूस में जो दौरा है, इसमें अपना जो बायलैटरल रिलेशंस है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। जी हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशंस रूस के साथ और बढ़े। इसमें बायलैटरल कंपोनेंट होगा, इसमें एक मल्टीलैटरल कंपोनेंट होगा, इसमें एक जियोपॉलिटिक्स का रोल होगा, और बाकी देशों को भी ये समझना होगा कि भारत का जो नीति है वो सब देशों के भलाई के लिए है। भारत का एक सेल्फिश नाता सिर्फ नहीं है। हालांकि पॉलिटिक्स में हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक सेल्फिश मोटिव होता है देशों का, जिसके वजह से जब उसकी प्रगति होती है और देश कुछ पीछे पड़ जाते हैं, कुछ डेट में हो जाते हैं, लेकिन भारत का नीति ऐसा कभी भी नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में बाकी देश ये समझते हैं कि भारत का जो ऐतिहासिक ट्रेंड है ये बदलने वाला नहीं है, और इसलिए भारत का अगर किसी भी देश के साथ नाता अगर इंप्रूव करे ये स्वाभाविक है और साधारण है, और उसको उन्हें स्वीकृति देने की आवश्यकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज की दुनिया में खासकर चीन और अमेरिका के बीच बहुत तनाव बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत इसका एक एजेंट नहीं है। भारत इसमें एक अंशधार भी नहीं है। भारत का एक ऑटोनोमस रोल जो है, जो कि अपने देश का प्रगति बढ़ाना और सारे दुनिया का, विश्व का प्रगति करना, ताकि दुनिया के जो सिटीजन्स हैं उनको और अच्छे अवसर मिले, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए कर रहा है। तो मेरे ख्याल इसमें जो नतीजा जो निकलेगा, और मेरे अनुमान में बहुत अच्छे नतीजे और बहुत अच्छे आउटकम्स आएंगे इस विजिट का, वो किसी भी देश को मुश्किल नहीं करेगा। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जिसका जिक्र निखिल ने भी किया और एम्बेसडर भट्टाचार्य भी कर रहे थे, जिस चीन फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से सभी की निगाहें हैं। कल जो हमारे खास मेहमान जुड़े थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। किस तरह से देखते हैं? अब शिखर वार्ता हो गई है, दोनों नेताओं के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमने सुन लिए हैं। उस लिहाज से जो SCO समिट में जो पुतिन का वक्तव्य रहा था उसके बाद अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो किस तरह से इस फैक्टर को आप एनालाइज करते नजर आएंगे, या जो अभी इस वक्त जो इक्वेशंस हैं? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि ये परोक्ष रूप से बहुत ही अहम सवाल है कि
इस बात को प्रधानमंत्री के जहन में कितनी अच्छे से समझाया गया है या कितने अच्छे से वो समझते हैं, और इसको वो क्या एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखें 50 के दशक से सोवियत संघ और रूस भारत के घनिष्ठ मित्र थे और रहे, आज भी हैं जी। पर पिछले कुछ वर्षों में खासकर ये यूक्रेन संकट के चलते जो रूस का रुझान या दोस्ती है वो चीन से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई, घनिष्ठ हो गई, और उसको हम नो लिमिट्स फ्रेंडशिप की एक व्याख्या देते हैं। उन्होंने खुद ही एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा कि उनकी जो पार्टनरशिप है वो नो लिमिट्स की पार्टनरशिप है। सो भारत की विदेश मंत्रालय में इसको जरूर है कि अच्छे से समझा गया होगा, देखा गया होगा कि क्या रूस का रुझान चीन की ओर इतना बढ़ रहा है कि भारत को उसका कुछ भविष्य में नुकसान भी हो सकता है क्या। तो उसको संतुलन में वापस लाने के लिए मुझे लगता है कि ये यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा योगदान करने वाली है, और इसीलिए ये ग्लोबल टाइम्स को एक वक्तव्य देना पड़ा कि चीन को उससे कोई चिंता नहीं है या कोई उनको परेशानी नहीं है कि भारत के रिश्ते रूस से सुदृढ़ हो रहे हैं। हालांकि वहां भी वो बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या ये संतुलन भारत की ओर रुझान तो नहीं हो रहा है। ये अक्सर ऐसे चिंता रहती है देशों को कि यदि अमेरिका के रिश्ते भारत से बहुत सुदृढ़ होते हैं तो बीजिंग को परेशानी होती है, यदि बीजिंग के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे होते हैं तो भारत जागरूक हो जाता है, उत्सुक हो जाता है उसको लेकर। तो ठीक उसी तरह से पिछले 2 या 3 वर्षों में ऐसा नजर आया कि जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है रूस की चीन के साथ, उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये सोच मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से जरूर भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रधानमंत्री वहां है, उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि किस तरह से वो वापस संतुलन बनाने की जरूरत है और संतुलन होना चाहिए। क्योंकि शुरू से ही रूस और उससे पहले सोवियत संघ की जो रिश्ते दोस्ती भारत से थी वो चीन से उस तरह की दोस्ती नहीं थी। बाद में चीन से भी रिश्ते सुधरे, पर पिछले 2 वर्षों में जो बदलाव आया है, जो एक तरह से रुझान रूस का उस तरफ हुआ है चीन की तरफ, उसमें संतुलन बना रहना चाहिए। रूस सभी का दोस्त हो, उससे कोई चिंता नहीं है, चीन का भी दोस्त हो सकता है, भारत का भी दोस्त हो सकता है, पर क्या उसके कुछ नकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं भारत को, वो परोक्ष रूप से मुझे लगता है कि बहुत एक खास अहम मुद्दा या सोच रही होगी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए। और वो मुझे लगता है कि उसको परोक्ष रूप से ही जब अपना तालमेल 2 देशों में अच्छा होता है, 2 नेताओं की दोस्ती अच्छे से बनती है, तो जाहिर है कि वो परोक्ष रूप से अपने आप वो संतुलन वापस ठीक जगह पे आ जाता है। जी प्रोफेसर सिंह, अगर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और आपसे समझना चाहें कि जिस तरह से ये प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर रूस के ऊपर अंकुश लगाने पर, पाबंदियां लगाने के लिए वेस्ट और यूएस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि ये जो भारत का के प्रधानमंत्री का दौरा है वो उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसके राह में रोड़ा है कहीं ना कहीं। किस तरह से ये बैलेंस भारत को बनाना होगा और वो बनाकर चल रहा है कि वेस्ट और यूएस भी उसके साथ जो उसके संबंध है वो उसी तरह से बने रहे। ये ठीक कहा आपने, पर मुझे लगता है कि वो पश्चिमी देशों से जो भारत का संतुलन है वो यूक्रेन संकट को लेकर बन चुका है। शुरू में बहुत से दबाव पश्चिमी देशों से भारत की ओर आए कि भारत को उनकी जबान में, उनकी तरीके से, उनकी भाषा में बात करनी होगी, पर भारत ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। भारत अपने तरीके से अपनी नीति, अपने राष्ट्र हितों को आगे लेकर बढ़ाएगा। और मुझे लगता है उस मुद्दे पर जो पश्चिमी देश हैं वो एक तरह से, आप चाहे रिकंसाइल कहें या रिजाइन कहें, कि कर चुके हैं। वो समझते हैं कि भारत अपनी सोच को लेकर अपने तरीके से आगे बढ़ेगा और उनको उसी तरह के भारत से अपना तालमेल बनाना होगा। ज्यादा दिलचस्प बात यह है, आप देखें कि 1 जुलाई को हर साल वर्ल्ड बैंक ये ग्लोबल इकोनॉमीज की एक असेसमेंट करता है, उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करता है। लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज। इस 1 जुलाई को वर्ल्ड बैंक ने खुद रूस को अपर मिडिल इनकम कंट्री से बढ़ाकर हाई इनकम कंट्री का दर्जा दिया है। तो इतने प्रतिबंध लगाने के बावजूद उनको लगता है कि रूस के निर्यात में, रूस के अंदरूनी व्यापार में, अंदरूनी जो उनका जो उत्पादन है और उसका जो कंजम्पशन है, उसको लेकर
रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर वो बहुत बड़ी चोट लगाने में सक्षम नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा कि अब जो रूस 2014 से पहले भी हाई इनकम कंट्री माना जाता था, पर उस वक्त भी आप देखें कि जब क्राइमिया को रिक्लेम किया रूस ने, तो शायद उसकी भी एक वजह थी कि उनको फिर वो अपर मिडिल इनकम में उनको डिफाइन किया गया। पर वर्ल्ड बैंक ने अभी पहली जुलाई को कहा कि रूस अब वापस हाई इनकम इकोनॉमी का दर्जा उनको मिल रहा है। तो न केवल भारत की जो तटस्थता की नीति है उस पर वो संतुलन बना चुके हैं भारत और पश्चिमी देश, पर आज पश्चिमी देश शायद फिर से सोच रहे हैं कि क्या प्रतिबंध जो उन्होंने लगाए रूस पर वो असरदार हैं भी, या उनको और असरदार बनाने की जरूरत है आज। और एक बड़ी अहम बात ये भी आप कहें जी। कि भारत के प्रधानमंत्री की जो लगातार जो सोच है, जो भारत का दर्शन उसमें सामने आता है, वो रूस को लेकर हमेशा से बदलती हुई नजर आई है। सबसे पहले 2021 सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हुए कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। बहुत से विश्व के नेताओं ने उस बात को दोहराया। कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो फाइनल डिक्लेरेशंस में वो शब्द आए। फिर आप देखें पिछले साल मई में G7 का जब सम्मेलन हुआ हिरोशिमा में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में किसी भी एक देश को यूनिलैटरली अपने मनपसंद से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बदलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसका इशारा चीन की तरफ भी था, पर उसका इशारा यूक्रेन संकट की पर भी था। पर आज देखें आप जुलाई में इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, रूस के राष्ट्रपति से कहा बमबारी के बीच में जो शांति वार्ता है वो असरदार नहीं हो सकती है। तो लगातार जो भारत की भाषा में बदलाव है, मुझे लगता है पश्चिमी देशों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत केवल अपनी जुबान में बात करता है, अपनी भाषा में बात करता है, वो किसी भी दूसरे देश की भाषा में बात नहीं करता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से भू राजनीति में जो नए समीकरण बन रहे हैं, जो नई इक्वेशंस बन रहे हैं, उसमें हर देश अपना राष्ट्रीय हित को देखकर ही दूसरे देशों के साथ अपनी बातचीत पे आगे बढ़ रहा है। और भारत भी शुरू से ही आतंकवाद या हिंसा की बात हो उस पर अपनी बात रखता आया है, उसका स्टैंड रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वो जो अंदाज है वो ज़्यादा आक्रामक हुआ है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, व्यापार सबसे अहम कड़ी है दो देशों के रिश्तों की, इन अहम कड़ियों में से एक है। व्यापार को लेकर और बढ़ावा यहाँ पर बढ़ाने की बात थी। आज प्रधानमंत्री ने एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा किया। तमाम जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, ऊर्जा, सुरक्षा, उसको लेकर हम बातचीत हो रही है। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सकता है, उसके क्षेत्र में भी काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई हैं और उसका जायजा भी लिया प्रधानमंत्री ने। उस क्षेत्र में जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, जो नए क्षेत्रों में किस तरह से हम भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और कौन से ऐसे क्षेत्र आपको लगता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें दोनों देश अपनी भागीदारी को और बढ़ाते हुए मजबूती ला सकते हैं? देखिए, हमारे दोनों देश के बीच जो व्यापार का जो रिलेशंस है वो आज के दिन में टारगेट से आगे है, क्योंकि पहले उन्होंने टारगेट लगाया था और अभी $60 बिलियन से आगे वो लोग चले गए। लेकिन इसमें एक बहुत इम्बैलेंस भी हो चुका है जी। भारत ने एक विशेष सिस्टम निकाला था जिसके अंतर्गत वो रुपी अकाउंट्स मैनेज करते थे। वॉस्ट्रो अकाउंट्स है इंडिया में अभी, बहुत सारे रशिया के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके वजह से, और उसमें काफी इम्बैलेंस हो चुका है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग एक तो हमारा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जो मेड इन इंडिया का जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें रूस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें आप देखिए कि हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ना सिर्फ जो एग्रो सेक्टर और एग्रो प्रोसेस्ड सेक्टर का जो खाद्य रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, लेकिन इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सब का भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसका वो रूस इसका इंपोर्ट कर सकता है इंडिया से। और नए नए जो सेक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल्स हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब का भी एक्सपोर्ट की संभावना है। दूसरा तरफ से अगर आप देखें तो रूस को ये भी
इनकरेज किया जा रहा है कि वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ा सकते हैं, और वो लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि उनका जो वॉस्ट्रो अकाउंट है उसको इस्तेमाल करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया है, जिसके अंतर्गत वो लोग उस अकाउंट के पैसे को भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रूस का बहुत सारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो बहुत ही आगे है, और इंडिया का पुराना बहुत इसमें कोऑपरेशन रह चुका है। तो वो जो S&T का जो रोल आएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का भी, रोजगार का भी बहुत सारा अवसर होगा। एक और सेगमेंट है जिसमें इंडिया, भारत और रूस के बीच बहुत नजदीकी रिलेशंस है, और ये है डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में ना सिर्फ जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं डिफेंस प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि आप देख लीजिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, या हम लोग ने जो T-72, T-90 टैंक्स, एग्जैक्टली पुराने जो टैंक्स हैं आर्मी के, हमारे नेवी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो या जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो फ्रिगेट्स हैं, नए युग के फ्रिगेट्स, हमारे जो एयरफोर्स के जो सुखोई एयरक्राफ्ट, मिग एयरक्राफ्ट, और इसका जो सर्विसिंग होता है, इसमें भी हमारा बहुत योगदान और कोऑपरेशन रह चुका है। रूस ने इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज भी एस्टैब्लिश किए हैं जिसमें ये सब बनाए जा सकते हैं। और तीसरा इसमें मैं समझता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसका जिक्र अभी भी हुआ था, और प्रधानमंत्री जी उस एग्जीबिशन में भी गए थे, जो कि हमारे एटॉमिक एनर्जी का है। एटॉमिक एनर्जी में अभी आप देखें तो कुदानकुलम में 1000 यूनिट वाले, मेगावाट वाले यूनिट चालू हैं, 2000 यूनिट वहां पे ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, 4000 मेगावाट का उसका बनाने की स्थिति में है, बन रहा है, और कुछ दिनों में वो भी कमीशन हो जाएंगे, और बात सुन रहे हैं कि शायद 6 और ऐसे यूनिट के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे जो कोऑपरेशन है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यापार आज की दुनिया में ना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बट वो इन्वेस्टमेंट्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है। और आखिरी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्पेस कोलैबोरेशन में इंडिया और रूस बहुत ही नजदीक है, और जबकि आज के दिन में हमारा स्पेस एसेट्स को बढ़ाने का बहुत ही ज़रूरत है। हमारे लॉन्च कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, हमारे सैटेलाइट्स बहुत अच्छे हैं, हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, वो भी हम अपना तरीके से बना रहे हैं, और ये सब में रूस हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर रह चुका है। तो मैं सोचता हूं कि बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में भी रूस के साथ ये इकोनॉमिक जो रिलेशंस है ये बहुत आगे बढ़ेंगे। कुछ इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो SCO हो या जो ब्रिक्स हो, इसमें कुछ नए बातचीत चल रहे हैं जो कि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के बारे में है, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक नया डिबेट चल रहा है कि डॉलर का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, क्या रिजर्व करेंसी के हिसाब से डॉलर का रिप्लेसमेंट हो रहा है। मेरे अनुमान में, और ब्रिक्स में भी ये काफी बातचीत हुआ था कि हमारा जो लोकल करेंसीज में है, अगर हम उसमें ट्रेडिंग करें, व्यापार करें, तो दोनों देशों के लिए वो फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट का जो लॉस होता है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों सस्ते हो जाते हैं और मोर एफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लोकल करेंसी से नहीं होता है, एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की भी जरूरत होती है, और इसमें ब्रिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का टास्क फोर्स बनाया था, जिसमें बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है कि कैसे इसका सेटलमेंट हो सके। क्योंकि एक होता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लोकल करेंसी में डिनोमिनेट करें, दूसरा है कि उसका जो सेटलमेंट होना है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि $7 बिलियन का एक गैप है इंडिया और रशिया के बीच, इसको सेटल कैसे किया जाए। बिल्कुल, तेल आयात से भारत को तो फायदा हुआ है, लेकिन जो बैलेंस पेमेंट का जो गैप है
उसको सेटल करना। हाँ बिल्कुल। तीसरा इसमें होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि रिजर्व करेंसी जो आप रखते हैं, जो रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखते हैं, उसमें जो विस्तार होता है कि पहले जमाने में सिर्फ गोल्ड रखा करते थे, उसके बाद हम लोग दूसरे दूसरे फॉरेन करेंसीज को रखना शुरू करें, एक बास्केट है। तो इसमें भी अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज को जो करेंसीज है उसको अगर हम लोग जब ले आते हैं तो हमारा करेंसी भी और स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आज इंडिया एक ऐसे सिचुएशन में है जो कि इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया का सारे विश्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भूमिका इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, और इसमें हमारा जो रूपी का जो इंपॉर्टेंस है इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सारे मैकेनिज्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और रूस इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रहेंगे। जी, निश्चित तौर पर रूस हमारा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आपने विस्तार से इसकी व्याख्या की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहें, दर्शक भी हमारे साथ बने रहेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज। प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर है और किस तरह से दोनों देशों के जो ऐतिहासिक संबंध हैं वो नई ऊंचाई छू रहे हैं, नई उड़ान ले रहे हैं, उसी की एक झलक हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री ने आज सुबह दिन की शुरुआत जिस तरह से प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात के साथ की, उनके साथ संवाद किया और मॉस्को के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और प्रवासी भारतीयों का जो जोश और उत्साह हमें देखने को मिला वो भी देखने लायक है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जिस तरह से हम जो भारत की सॉफ्ट पावर है, जो भारत की संस्कृति है, वो आज वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान के साथ है और बहुत देशों को जोड़ती नजर आती है। रूस की सड़कों से जो कल से तस्वीरें सामने आ रही थी भारतीय संस्कृति के, नृत्य संगीत की, वो भी देखने लायक है। वो कहीं ना कहीं वो जो सॉफ्ट पावर है वो भारत को कनेक्ट करती है और प्रवासी भारतीय कैसे भारत में ना रहकर, विदेशी ज़मीन पर रहकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, ये वो कनेक्ट है जो वहाँ उनकी दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके साथ जो कनेक्ट स्थापित किया उसकी एक झलक हमने आज देखी। कितना महत्वपूर्ण आप इसको भी मानते हैं? मुझे लगता है कि पूरा विश्व आज सॉफ्ट पावर की बात करता है, क्योंकि हार्ड पावर से अक्सर नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं। इसलिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दूसरे देश हों, सभी कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल होना चाहिए अपनी रणनीति में, अपनी जो राष्ट्रहित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो जब सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो भारत की धरोहर जो है वो चाहे हमारे संगीत को लेकर हो, नृत्य को लेकर हो, या इतिहास को लेकर, हमारे लिटरेचर को लेकर हो, खान पान को लेकर हो, रहन सहन पहन की बात हो, ये बहुत बड़ी धरोहर हमारे पास भारत के पास है और उसको बहुत सक्षम बनाने में है भारत का जो डायस्पोरा है, जो भारतीय मूल के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं और उन्हीं लोगों के साथ जो लगातार जुड़ने की कोशिश है वो भारत के प्रधानमंत्री की शुरू से ही है। आप देखें 2014 से ही जिस भी देश में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं वो उनकी लगातार कोशिश होती है कि भारतीय मूल के जो समुदाय लोग हैं वहाँ उनसे सीधी उनकी बातचीत होनी चाहिए। और ये रूस में भी देखा गया जैसा आपने कहा, और अभी ऑस्ट्रिया में भी देखा जाएगा, कल आप देखेंगे। तो भारत उभरती हुई शक्ति और ये बड़ी जो बहुत बड़ी धरोहर भारत की है, और सॉफ्ट पावर आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल पावर का फॉर्मेट होना, और मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है और भारत लगातार इसको सामने लाने की कोशिश में है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो भारतीय नागरिक ही नहीं, भारतीय मूल के जो लोग विश्व भर में हैं, उनका भारत से जुड़ने की और जो उत्साह है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनकी जो कोशिश है कि बढ़ चढ़कर वो आगे सामने आए और प्रधानमंत्री की इस तरह से जो मिलने की कोशिश है उसमें पुरजोर वो शामिल हो। ये मुझे लगता है कि भारत की जो एक साख है, भारत की जो एक तस्वीर है, उसको बहुत ही
सक्षम बनाते हैं सॉफ्ट पावर के नजरिए से, तो भारत को हार्ड पावर कम इस्तेमाल करनी पड़े या ना इस्तेमाल करनी पड़े और उसका सॉफ्ट पावर से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी साख है वो बढ़े, भारत की सोच का प्रभाव बढ़े। तो मुझे लगता है उसको लेकर अब जो लगातार हर बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्राओं में भारतीय मूल के समुदाय से जुड़ने की कोशिश जो है वो सामने दिखाता है कि ये बहुत बड़ी जो धरोहर भारत के पास है, भारत का नेतृत्व उसको समझता है और उसको पूरे सक्षम तरीके से उसको प्रयोग में लाने की कोशिश में लगातार जुड़ा हुआ है। जी निश्चित तौर पर। तो प्रोफेसर सिंह ने और जया ने जब प्रवासी भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात की बात कही है, तो इस दौरान हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से जो मुलाकात रही वो बेहद खास रही और मॉस्को में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब समस्याओं का समाधान करता है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्त्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई, व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स
संघर्ष के बीच फंसे थे, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। बिल्कुल, तो बेहद ऐतिहासिक संबंध रहे हैं जो और प्रगाढ़ हो रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर प्रधानमंत्री को हम जब सुन रहे थे तो उन्होंने जिस तरह से संघर्ष में फंसे भारतीयों के वापस आने का जिक्र किया, साथ ही एक नई शुरुआत की उन्होंने बात की, जहाँ कजान और युकातुरिनबुर्ग में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले जा रहे हैं, जिसका वहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत किया। कितना महत्वपूर्ण इस नई शुरुआत को भी आप मानते हैं, कितना फायदेमंद साबित होंगे ये? अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने अस्त्रखान का जिक्र किया। इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री बने और रूस गए कई बार, 2006 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अस्त्रखान की यात्रा उस वक्त उन्होंने की थी। और 2001 में उससे पहले जब प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, तो प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ वो मॉस्को गए थे इसी तरह की शिखर वार्ता करने। तो जो रूस से उनका तालमेल है, समझ है रूस को लेकर, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, पर उससे पहले से ही चली आ रही। तो उनको किस तरह से रूस से रिश्ते बनाने हैं, उसके लिए क्या करना जरूरी है, कॉन्सुलेट खोलना जरूरी है, ये मुझे लगता है कि उनकी जो समझ है रूस को लेकर काफी गहरी है, अच्छी है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो मित्रता में नजर आती है जब वो अपने वहाँ के मेजबान देश के राष्ट्रपति को अपना मित्र कहते हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे उनकी जो पकड़ है, जो समझ है रूस को लेकर, वो साफ जाहिर आती है कि उनका नहीं दिख रहा है, बट आवाज आ रहा है। जी आप जारी रखें। जी, तो मुझे लगता है कि जो 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की बात है, उसमें भी साफ जाहिर आता है कि जो भारत का व्यापार अब इतनी तेजी से पिछले 2 वर्षों में बढ़ा है, उसको लगातार आगे ले जाने की जो कोशिश है, उसमें ये सब इस तरह के मैकेनिज्म्स, नई शुरुआत लेने की एक अपने आप में दिशा निर्देश है कि किस तरह से व्यापार और कारोबार, जैसे उन्होंने कहा अपने भाषण में, लगातार बढ़ना चाहिए इन 2 देशों का। और साफ जाहिर है कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तालमेल अच्छा है, तो उनकी आपस में साझेदारी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या निवेश को लेकर हो, किस तरह से रूस भारत के मेक इन इंडिया में अपना योगदान दे सकता है, उसमें भी व्यापार में संतुलन लाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कई अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में एक नया उत्साह है आज दोनों तरफ से कि जो आपसी रिश्ते हैं उनको और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है, और खासकर जो आर्थिक तालमेल है दोनों देशों का, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। रक्षा सुरक्षा के नजरिए से तो बहुत सुदृढ़ मित्र हैं ये दोनों देश, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और हाल ही में ऊर्जा को लेकर भी बहुत बड़ी साझेदारी बनी है। पर क्या इस साझेदारी को दूसरे कई क्षेत्रों तक ले जाया जा सकता है? क्या इस साझेदारी को सुदृढ़ बनाकर जो संकट हैं, जो चुनौतियां हैं क्षेत्रों में या पूरे विश्व में, उससे सुलझने में दोनों का योगदान और बढ़ सकता है? उसकी तरफ मुझे लगता है कि सोच होने का इशारा है इस सब बातों में। और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में या वर्षों में इस जो साझेदारी की सोच है, जो सामरिक तालमेल 2 बड़े नेताओं का है, उसका असर आपको आने वाले महीनों में या वर्षों में सामने नजर आएगा। किस तरह से बहुत सी चीजों को कार्यान्वित किया जाएगा, नीतियां बनाई जाएंगी, संधियां होंगी, आपस में तालमेल बढ़ेगा। पर ये जो कंफर्ट लेवल है दोनों नेताओं का, मुझे लगता है जो खुलकर बात करने का तरीका है, वो मुझे लगता है अपने आप में अच्छा भरोसा दिलाता है कि दोनों की जो तालमेल करने की आपस की रणनीति है, या हैसियत है, या सोच है, वो अच्छा असर ला सकती है दोनों को, रिश्तों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। जी, एम्बेसडर भट्टाचार्य, एक बार वापस राजनीतिक रणनीतिक संबंधों की बात करते हैं सभी देशों की। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत जब पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता है तो दुनिया गौर से सुनती है, और जब हम बात करते हैं कि चाहे वो वेस्ट हो या यूएस हो, वो प्रधानमंत्री की इस रूस यात्रा पर निगाहें बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच में क्या बात हो रही है। ऐसे में एक यूक्रेन वॉर भी 2022 में शुरू हुआ है, शायद दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कोई एक मौका आए जब ये इसको बंद किया जा सके। तो एक मध्यस्थ की भूमिका भारत कहीं ना कहीं निभा सकता है, या ये कहें कि जिस तरह से शांति का पक्षधर बनकर उभरा है, भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है।
मेरे अनुमान में भारत आज एक ऐसे स्थिति पे पहुंचा हुआ है जिसमें ना सिर्फ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन इसके साथ हमारा विलिंगनेस भी है ताकि हम लोग एक रोल प्ले कर सके जिसमें हम लोग जो शांति की बात, जो डायलॉग का बात हम लोग करते हैं उसको हम लोग सेंट्रल पोजीशन दें। मेरे ख्याल में आज के दिन में जो दो विशेष जो युद्ध हो रहा है, एक यूक्रेन में और एक गाजा में, इन दोनों में भारत एक बहुत मीडिएटर का रोल, प्रोमोटर का रोल कर सकता है ताकि दोनों तरफ आपस में आकर वैसे बातचीत करें। और भारत पे दोनों तरफ का भरोसा है जो कि बहुत जरूरी है, और हमारा जो ऑनेस्ट डिप्लोमेसी है जो कि हमारे ये तो जरूरी है कि हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट की ओर सोचता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सारा दुनिया भारत के लिए वेट कर रहा है कि आगे कैसे ले जाए, और भारत ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगा कि दुनिया का जो उद्देश्य है, दुनिया का जो लक्ष्य है, उससे हम लोग कहीं पीछे रह जाएंगे। हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में भारत को एक मीडिएटर के रोल में और ज्यादा पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, और आज हम सक्षम हैं इस पे करने के लिए। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर जब हम बात करते हैं किसी भी देश की, हमारे जब जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो हमारे प्रतिनिधि है, जब वो यात्रा करते हैं तो एक नागरिक के तौर पर हम सब के मन में आता है कि हमें आखिर क्या हासिल हो रहा है, देश को क्या हासिल हो रहा है। तो इस दौरे से टेकअवेज के तौर पर अगर देखा जाए तो आप किस तरह से बताएंगे सीधे सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को कि भारत को क्या हासिल हो रहा है? सबसे पहले तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल छवि और तस्वीर में बदलाव, और जो भारत का प्रभाव है, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि उनकी इस यात्रा को पूरा विश्व बहुत ध्यान से देख रहा है। क्या उसका मतलब है कि भारत की साख जो है वो बहुत अलग है आज, और उसके चलते भारत का प्रभाव भी बहुत अलग है। हाँ, जहां तक मीडिएशन की बात है, भारत ने प्रत्यक्ष रूप से कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा है, पर परोक्ष रूप से लगातार भारत की कोशिश रही है। भारत के प्रधानमंत्री की खुद, चाहे वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, दोनों से लगातार फोन पर बात होती रही है। यहां तक कि आप देखें, यूक्रेन के विदेश मंत्री हाल ही में नई दिल्ली आए हुए थे, और भारत की ओर से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन को भेजा गया है। तो इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से भारत की लगातार ये कोशिश बनी हुई है कि किस तरह से युद्ध विराम होना चाहिए, और ये बात उन्होंने अभी भी राष्ट्रपति पुतिन से कहते हुए ये कही कि बमबारी के बीच में जो है वो जो शांति वार्ता है वो ना तो हो सकती है, ना वो असरदार हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपस में द्विपक्षीय बायलैटरल स्तर पर जो आपस में संधियां होंगी, व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, उससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा को किस तरह से पूरा विश्व दिलचस्पी से देखता है। ये इशारा करता है कि भारत की जो बदलती हुई साख है, जो तस्वीर है भारत की, वो भारत के नेतृत्व को आज विश्व स्तर पर ज्यादा प्रभावी, न केवल विजिबल बट ऑल्सो क्रेडिबल बनाती है। मुझे लगता है ऐसे, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे इसमें से है। हाँ, ब्रास टैक्स के स्तर पर आपस में संधियां होंगी, समझ होगी, नए कॉन्सुलेट खुलेंगे, वो दो देशों के आपसी तालमेल में लगातार होता रहता है, होता रहेगा। भारत और रूस के रिश्ते ऐसे हैं कि उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़े कोई रुकावट नहीं है कि आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ेंगी आगे। पर क्या ये यात्रा से कुछ खास टेक अवे है, जैसा आपने पूछा, मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि जब भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को में हैं तो विश्व के कितने देश उसको पहली नजर से देख रहे हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत के बदलती हुई साख जो है, मुझे लगता है कि उसकी ओर इशारा करता है। बिल्कुल, और इसी पर हमारी खास ये पेशकश और कवरेज चर्चा जारी रहेगी, किस तरह से बहुपक्षीय मंचों पर भारत और जो रूस का जो सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेशकश हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भट्टाचार्य जी से बात कर लेते हैं, जिसका जिक्र आज राष्ट्रपति पुतिन ने भी किया कि किस तरह से भारत और रशिया का जो सहयोग है वो विभिन्न बहुपक्षीय मंच जैसे UN, SCO, ब्रिक्स पे जारी रहेगा और हमेशा से ही दोनों देशों का निकटतम सहयोग रहा है। रूस 2024 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष भी रहा है। किस तरह से देखते हैं इस, अगर हम कल की बात करें, भविष्य की बात करें, रूस ने लगातार UNSC सीट के लिए भी, स्थायी सीट के लिए भी भारत की उम्मीदवारी का समर्थन लगातार व्यक्त किया है। भविष्य की अगर हम बात करें, किस तरह से आप देखते हैं इस नई उड़ान को? मुझे लगता है कि इस जो रूस का जो विजिट है, इसका सबसे ज्यादा बड़ा आउटकम यही है कि भारत जो भविष्य में एक रोल प्ले करने का शुरू किया है, ये रूस के विजिट से और साफ हो जाता है कि हम लोग किसी भी पक्ष के साथ, किसी भी देश के पक्ष में नहीं है, हम सभी के पक्ष में हैं। किसी के साथ वैसा कोई बुरे नाता भी हम लोग नहीं चाहते हैं, सबके साथ अच्छा नाता चाहते हैं। हम लोग शांति का प्रतीक है, हम लोग चाहते हैं कि बातचीत से ये सब सुलझे। आपने जो कहा कि जो ग्लोबल गवर्नेंस की बात है, आज हम लोग जो देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आज की समस्या को हल करने के लिए उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि वो लोग UN में, यूनाइटेड नेशंस में आज के जो दुनिया का जो रियलिटीज है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। खासकर UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो बदलाव आने चाहिए वो नहीं है। रूस हमारा एक सपोर्टर रह चुका है UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में। दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि मल्टीलैटरल सिस्टम में एक बाधा आ चुका है, इसीलिए प्लूरिलैटरल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का महत्व बढ़ चुका है, जैसे कि वो ब्रिक्स हो या SCO हो। अभी जो कुछ दिनों में ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया एक ओरिजिनल मेंबर है ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो ऐतिहासिक सहयोग है, जो ये घनिष्ठ सहयोग है, उसका इतिहास रहा है और उसे और भी प्रगाढ़ करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर एक ट्वीट आया है, आइए उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो भारत प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं और यहाँ पर PM की रूसी राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। एक्स पर जो पोस्ट किया है, क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सार्थक वार्ता हुई। हमारी बातचीत में व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग में विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा हुई। और हम कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने जो भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जो अपनी प्रतिबद्धता है वो यहाँ पर जाहिर की है और जो उनकी शिखर वार्ता हुई, जो अहम बातें हुई मुद्दों पर, उसका यहाँ पर जिक्र किया है। जी, तो प्रधानमंत्री का ये एक्स पर पोस्ट रहा। उन्होंने कहा कि तमाम क्षेत्रों में भारत रूस की साझेदारी को लेकर के वार्ता हुई। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस पूरी खबर पर और इस पूरी वार्ता पर रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के अपडेट्स देते रहे हैं। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, किस तरह से देखते हैं जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आपने देखा, दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में जो बातचीत हुई है, कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट पे जाएं या प्रधानमंत्री के ट्वीट पे जाएं, पूरा जो गैमेट है रिलेशनशिप का वो डिस्कस हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप। दूसरा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को साफ शब्दों में कहा कि आप
जंग के मैदान में इस संघर्ष का, इस कॉन्फ्लिक्ट का, या अगर युद्ध कहना चाहते हैं आप युद्ध कह लें, उसका सलूशन आप या समाधान नहीं ढूंढ सकते। ये कूटनीति और बातचीत के द्वारा ही पॉसिबल है। और ये भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी को यूज़ करें अपने जो संघर्ष है, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपके डिफरेंसेस हैं, जो उनको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो आप जब लड़ थक जाएंगे तो फिर तो टेबल पे ही आएंगे ना। तो फिर ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को साफ कहा। और दूसरी बात, टेररिज्म पर प्रधानमंत्री का खास जोर था कि भारत खुद आतंकवाद का विक्टिम रहा है। भारत जो टेररिज्म है वो किसी भी नाम से हो चाहे उसको कंडेम करता है और किसी भी फॉर्म में हो उसको कंडेम करता है। और एक कंसिस्टेंट सपोर्ट सीख करनी चाहिए प्रेसिडेंट पुतिन से, और के एक दुनिया में आम सहमति बन पाए आतंकवाद के खिलाफ। जी बिल्कुल अमृतपाल, यहाँ पर आतंकवाद को लेकर एक बार फिर भारत ने अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो 40 साल से आतंकवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन यहाँ पर रूस में जो आतंकी हमले हुए उसके दर्द को भी वो समझता है और उन बच्चों का भी जिक्र किया जो जिसकी तस्वीरें लगातार इस वक्त मीडिया में छाई हुई हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन इस संघर्ष का समाधान तो ढूंढना होगा। काफ़ी साफ तौर पर शब्द यहाँ पर अपने परम मित्र को यहाँ पर कहे प्रधानमंत्री ने। और समाधान जंग के मैदान में नहीं ढूंढना होगा, समाधान आपको बैठकर गोल मेज पे ढूंढना होगा, बातचीत और कूटनीति के द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री ने जहां टेररिज्म को कंडेम किया और कहा कि इसका दुख आप भी झेलते हैं, दुनिया के और देश भी झेलते हैं, हम खुद 40 साल से झेल रहे हैं, तो इसको हमको एक आम सहमति बनानी पड़ेगी। आज कोई टेररिज्म फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर करता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट, टेररिज्म बाय एनी अदर नेम वुड बी एज टेरेबल एंड एज हॉरेबल। सो ये प्रधानमंत्री का मैसेज था और ये कंसिस्टेंसी है। समरकंद में याद करें जब इन्होंने इनको पहली बार कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, वही कंसिस्टेंसी थी। और उन्होंने कहा कि आप इसको बातचीत से रिजॉल्व करें, और अगर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए या भारत कोई रोल प्ले कर सकता है पीस एस्टैब्लिश करने में, तो भारत वो जरूर करेगा। जी, एक बात प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मित्र पुतिन की बातें सुनकर मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है। कैसे समझे इसको? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपना जो रिश्ता है राष्ट्रपति पुतिन के साथ, भारत का रिश्ता रूस के साथ, उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में हम 17 बार मिल चुके हैं, कई बार ये लोग फ़ोन पे बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल फोरा पे मिले हैं, बायलैटरली मिले हैं, तो व्यूज़ एक्सचेंज किए हैं। आपने लगातार रूस के साथ अपना रिश्ता बना के रखे। जब वेस्ट को प्रॉब्लम थी आप तेल खरीदने पे रूस पे, तो आपने कहा कि नहीं हम खरीदेंगे। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देखें, ये सिर्फ जो फ्यूल सिक्योरिटी लाया या एनर्जी सिक्योरिटी लाया है, ये जो क्रूड हमने प्रोक्योर किया रशियन से, ये सिर्फ भारत और भारत की आवाम को के लिए नहीं, पूरी दुनिया में एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी लाया है। क्योंकि आप वहाँ से क्रूड लेते हैं, यहाँ रिफाइन करते हैं, जाके यूरोप को बेचते हैं। जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई थी, तो उसको आपने एक राउंड अबाउट मैनर में एक कदम उठाया उसको एड्रेस करने का। तो मेरे ख्याल से जब वो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पुतिन की मैं बात समझता हूं, तो उन्होंने वो ये कह रहे थे कि हम रूस का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं, हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि इनका बहिष्कार कर दो, इनसे बात ना करो, इन पे सैंक्शंस लगा दो, कोई इनसे बात ना करें। उन्होंने कहा बातचीत, रूस को भी ये नसीहत दी कि आप बातचीत के थ्रू इसका समाधान ढूंढें और हम आपके साथ खड़े हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। जी अमृत, बहुत शुक्रिया, और अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने प्रधानमंत्री का अभी एक्स पर जो पोस्ट था वो देखा। उन्होंने जिस तरह से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि तमाम राजनीतिक, रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक बातचीत के बीच में
जो दोनों देशों के बीच में जो आपसी संबंध है, जो व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत विशेष महत्व है और आपने उसका बड़ा विस्तार से बताया भी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारी बातचीत में व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग में विविधता लाने के तरीकों पर चर्चा हुई। कैसे इसका आकलन करेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसमें जो विविधता लाने की बात है, जो डाइवर्सिफिकेशन की बात है, वो बड़ी अहम है, क्योंकि रिश्ते कई और दूसरे क्षेत्रों में भी हिस्सेदारी बना सकते हैं। इसकी ओर इशारा है कि ये इस पर बातचीत हुई। दूसरा, आप देखें कि रूस कई क्षेत्रों में तकनीक को लेकर बहुत ही आगे तक बढ़ चुका है। उनकी तकनीक पर पकड़ बहुत अच्छी है, इसलिए चाहे वो स्टार्टअप्स की बात हो या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन क्षेत्रों में भी जो इनोवेशन पर फोकस है उस पर भी इशारा किया गया कि भारत और रूस और बड़ी हिस्सेदारी आपस में बनाना चाहते हैं और कृषि तक को उसमें जोड़ा जाने की कोशिश है। भारत से जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, वो रूस को भेजी जा सकती हैं। तो मोटे तौर पर फ्रंटियर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसमें इनोवेशन पर फोकस लेकर स्टार्टअप्स को यूज करके किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन लाई जा सकती है आपसी हिस्सेदारी में, मुझे लगता है कि वो एक्स की जो पोस्ट है वो उस तरफ इशारा करती है कि उस तरफ पर जो औपचारिक रूप से जो बातचीत हुई दोनों प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर, उसमें किन क्षेत्रों में कौन से पहलू लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होगी आने वाले समय में, उस पर बातचीत दोनों तरफ से हुई है। तो ये एक इशारा है कि कौन से क्षेत्रों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और रूस नई पहल कर सकते हैं, जो हिस्सेदारी है उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन बार बार उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, वहाँ कारोबार और व्यापार की बात भी उन्होंने की, जिससे लोगों को सीधा प्रभाव होना चाहिए, फायदा लोगों को मिलना चाहिए, ना केवल सरकारों को फायदा मिलना चाहिए। इसकी और भी इशारा एक तरह से साफ था। तो जो दोनों तरफ से डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो लोग इस बात से खुश हैं कि रिश्ते और सुदृढ़ होने चाहिए, उनकी ओर भी इशारा हुआ। आतंकवाद की तरफ तो पहले बात हुई ही। तो मुझे लगता है कि रिश्ते, ये जो नया उत्साह नजर आता है कि किस तरह से 7 या 8 या 9 अरब डॉलर के व्यापार को अब हम 65.7 अरब डॉलर तक लेकर गए हैं पिछले 2 सालों में, ऊर्जा के आयात को लेकर, उसको पीछे नहीं आने दिया जाए, उसको आगे लेकर जाया जाए और किस तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी हिस्सेदारी बनाई जाए ताकि उसमें विविधता आए और संतुलन भी आए आपसी व्यापार में। तो उसी से जो रिश्ते हैं वो और सुदृढ़ हो सकते हैं और प्रभावशाली हो सकते हैं क्षेत्र की और विश्व की चुनौतियों से लड़ने। बिल्कुल। प्रोफेसर एम्बेसडर भट्टाचार्य, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी की बात करी, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करी, लोगों के बीच आदान प्रदान को कैसे बेहतर और किया जा सकता है और वो कितनी महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है भारत और रूस के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में। किस तरह से आप देखते हैं ये मुमकिन हो सकता है? द्विपक्षीय पर्यटन की बात हो, ई वीज़ा की सुविधा की बात हो, तमाम चीज़ें की गई हैं दोनों देशों की तरफ से इसको बढ़ावा देने की। जो वर्क फोर्स है उसको भी किस तरह से दोनों देशों के लोग में काम कर रहे हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जब भी रिलेशंस को बहुत आगे बढ़ाने की बात होती है तो कनेक्टिविटी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज के दिन में हम लोग अगर देखें तो 3 ऐसा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है जो कि बहुत क्रिटिकल हैं। पहला है जो कि हमारा नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का प्रयास है, जो कि बंदर अब्बास से जाकर ऊपर की ओर उत्तर की ओर जाता है और अभी नया चाबहार का भी प्लान चल रहा है ईरान के साथ, और उससे हमारा कनेक्टिविटी ईरान के थ्रू जो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी होगा उसमें और आगे बढ़ेगा। इससे इम्पोर्टेंट यह है कि हमारा जो देश का एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो है और भी इजीली बढ़ सकेगा। दूसरा कनेक्टिविटी का जो जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी ने, वो है हमारा ईस्टर्न कनेक्टिविटी जो कि चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टॉक का है। इसमें ऊर्जा पेट्रोलियम का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूरल से जो प्रोस्पेक्ट्स है और अभी फार ईस्ट में हमारे काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन के जो कंपनीज है वो लोग कुछ हिस्सा लेने की कोशिश में हैं। तो वहाँ से जो हमारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा उसमें भी बहुत सारे कंपनीज इसका अंशदार होंगे।
एक और जिक्र किया गया कि पोलर रूट का भी हमारा इस्तेमाल करना शुरू होने की संभावना है। आप जानते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्दर्न पोल का जो आर्कटिक वाटर्स है वो काफी महीनों तक खुला रहता है, और उसमें अभी कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि वहां से वो कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक पुराना रिसर्च स्टेशन भी है वहां पे, और अभी जो हम लोग कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो साइबेरिया के रीजन के साथ, जहां पे काफी रिसोर्सेज हैं, उसका हमारा व्यापार बढ़ सकता है। दूसरा कनेक्टिविटी है जो कि हमारा जो लोगों के बीच है, जो नए जो कॉन्सुलेट्स खुले हैं उससे अभी लोगों का आना जाना और आसान हो जाएगा। हमारा जो रिलेशनशिप है इसमें ज्यादातर सरकार मॉडरेटेड है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड रिलेशनशिप है। 20 से ऊपर हमारे ऐसे पार्टनरशिप फोरम्स हैं जिसमें हम लोग दोनों देशों के बीच बातचीत करते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में अपना रिलेशनशिप को बढ़ाए। ये बहुत ही उत्सुकता के साथ हम लोग चाहते हैं कि ना सिर्फ सरकार का ये इसमें रोल हो, बट इसमें प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। ये एक नया तरह का कनेक्टिविटी है जो कि बिजनेस कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं। तीसरा कनेक्टिविटी है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ब्रिजेस। आज के दिन में हम लोग बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ इनोवेशन ब्रिज बना है, जहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी हब्स बनाते हैं और वहां पे दोनों देशों के बीच जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं और फिर उसके बाद इनोवेशन बढ़ाते हैं ताकि वो मार्केट तक पहुंच सके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। रूस के साथ हम लोग फ्रंटियर्स ऑफ साइंस में, डिफेंस में, स्पेस में, हायर फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अभी हम चाहते हैं कि ये मार्केट ओरिएंटेड इनोवेशन भी शुरू हो, और ये दोनों देशों की तरफ से ये मांग है। रूस भी चाहता है कि उनका भी मार्केट और डेवलप हो, और इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो एक्सपीरियंस है, उसको वो लोग अनुभव करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो पुराना जो एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर का रोल ज्यादातर राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती तक ही सीमित था। आगे हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स वहां जाकर उसको और आगे बढ़ाया। आज प्रवासी का संख्या रूस में काफी बढ़ चुका है, और हम लोग आज इसको एक टेक्नोलॉजी ब्रिज, इनोवेशन ब्रिज के साथ और आगे भविष्य की ओर ले जाना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम मुद्दे रहे हैं, तमाम बातें रही हैं दोनों देशों के बीच में, वो चर्चा का विषय रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 17 बार उनकी मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं कि इस दौरे के बाद आगे क्या रोड अहेड, अगर उसकी बात करें भारत और रूस की दोस्ती और भारत और रूस के रिश्ते की, तो कैसे देखते हैं आगे इसको? सबसे पहले तो पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शिखर वार्ताओं को बहुत बड़ा दौर अभी चल रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हो, उसमें लगातार आपस में मिलते रहते हैं। उससे क्या है कि उनका तालमेल लगातार बनता रहता है। यही बात प्रधानमंत्री ने खुद कही कि वो 17 बार राष्ट्रपति पुतिन से मिल चुके हैं। उसका मतलब कि तालमेल लगातार बनता रहता है। चाहे ये कहें कि पिछले 3 साल में द्विपक्षीय बायलैटरल शिखर वार्ता नहीं हुई हो, पर उनकी मुलाकातें लगातार होती रही हैं। मुलाकातें जब नहीं हो पा रही थी तो फोन पर बात लगातार होती रही है। तो ये जो रोजमर्रा के मुद्दों पर लगातार आपसी सोच साझा करने का एक नया परिप्रेक्ष्य बना है, सामने आया है, जिसमें पूरे विश्व में अभी शिखर वार्ताएं बहुत लगातार होती रहती हैं। उसी में भारत और रूस के भी जो आपसी संबंध हैं, दोनों नेताओं के आपसी तालमेल की वजह से बहुत अच्छे हैं। पर अभी बात हुई भारत के जो विद्यार्थी रूस में हैं। मैं हाल ही में पिछले महीने पूर्वी साइबेरिया में यात्रा पर था, करीब 12-15 दिन की, और 1 जुलाई से वहां सभी विश्वविद्यालयों में 2 महीने का समर ब्रेक होता है। सभी विद्यार्थी वापस भारत लौट रहे हैं रूस से। आज
25,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थी रूस में अलग अलग विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको लगता है कि उनकी जो कॉस्ट है, जो कीमत है वहाँ शिक्षा की, वो करीब 2/3 है पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में। तो उनको लगता है कि वहाँ शिक्षा पाना जो है वो कम कीमत पर संभव है। इसलिए बहुत से विद्यार्थी न केवल रूस पर और भी कई इस तरह के देशों जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वहाँ भी जाते हैं। तो ये विद्यार्थी जो हैं उनकी सोच आपसी रिश्तों को लेकर जाहिर है कि बहुत सकारात्मक है। वो शिक्षा पा रहे हैं कम कीमत पर, और उनको लगता है कि वहाँ के लोगों का जो व्यवहार है भारतीयों की भारतीयों को लेकर वो बहुत ही अच्छा है। वो भारतीयों की और उनकी सोच अच्छी है, और विद्यार्थियों को वहाँ जाकर कोई किसी तरह की समस्या या किसी तरह का विरोध नहीं सहना पड़ता। जो हमने देखा कि कुछ दूसरे देशों में भारतीय विद्यार्थियों को वो चिंता होती है, जो उनको वो चुनौती का सामना करना पड़ता है, कीमतें भी ज्यादा हैं। तो ये जो विद्यार्थी हैं, जो भारत की उभरती हुई नेतृत्व है उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं आने वाले वर्षों में, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, अफसरशाही हो सकता है आप देखें कि वो राजनीति में भी योगदान दे सकते हैं। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हमेशा रूस से, फिर एक जमाना था पहले बहुत विद्यार्थी जाते थे रूस सोवियत संघ में, फिर उसमें रुकावट हुई, फिर अब फिर से बहुत से भारतीय विद्यार्थी जो हैं वो रूस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। वो जो कंस्टिट्यूएंसी है वो ब्रिज बिल्डिंग का हिस्सा है, और वो ब्रिज बिल्डिंग इनोवेशन की तरफ भी बहुत बड़ा एक तरह से योगदान देता है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पर भी जो दो समाज हैं, ना केवल दो देश या दो नेतृत्व, दो समाज भी जो हैं उनका आपस में जो समझ है, सोच है एक दूसरे को लेकर, वो सकारात्मक है। जो बढ़ता हुआ तालमेल है वो सामने नजर आता है। तो कोशिश करे यदि राष्ट्र का नेतृत्व तो इन सभी पहलुओं को, घटकों को अपने प्रयोग में लाकर रिश्तों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा सकता है। और उसी की तरफ मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है वो इशारा करती है कि वो चाहे विविधता की बात हो, कि आपसी रिश्तों में बहुत सी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, इनोवेशन की तरफ इशारा हो, स्टार्टअप्स की तरफ इशारा हो, और अलग अलग घटकों को जोड़कर किस तरह से संतुलन में और बहुत बड़ी विविधता से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। उसकी तरफ ये सामरिक सोच साझा होती हुई नजर आती है बड़े दो नेताओं की। उसका क्या असर आने वाले वर्षों में होगा, वो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल। यहाँ पर एम्बेसडर भट्टाचार्य, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने नवाचार की बात करी, न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करी। आज किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी में जो बेहतर हमारा जो सहयोग है वो बढ़ सकता है, उसकी भी झलक हमने आज देखी। एटम पेविलियन में प्रधानमंत्री आज उस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे थे। किस तरह से आप देखते हैं ग्रीन एनर्जी की बात हो उस दिशा में या परमाणु ऊर्जा की दिशा में भारत और रूस एक मजबूत साझेदार साबित हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जो हमारा दोनों देशों के बीच जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है ये काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसको और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज बन रहे हैं उसमें हमें भारी होना चाहिए। एक तो है जिसमें हमारा काफ़ी कोलैबोरेशन है जो कि हायर फिजिक्स की ओर है। इसमें हायर एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी, जो है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस का जो है, ये सब के मामले में हमारा कोलैबोरेशन काफी मजबूत है और इसको और हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोग कुछ नए दिशाओं में भी काम करना चाहते हैं। आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि डेटा और जो डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें काफी प्रगति, तेजी से प्रगति हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो। ये सब में भी हमारा अभी कोलैबोरेशन इतना नहीं था, लेकिन ये अभी भविष्य में हम लोग करना चाहेंगे। और तीसरा इसमें कोलैबोरेशन जो है टेक्नोलॉजी का, ये है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। रूस में कुछ चीज़ों में बहुत ही हाई लेवल का टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मेटलर्जी हो या वो इंडस्ट्रियल साइंस का हो, डिफेंस इंडस्ट्रीज में हो, ये सब में हम लोग दोनों तरफ से काफ़ी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य की ओर देखते हुए टेक्नोलॉजी का रोल और भी बढ़ता जाएगा।
जी, एम्बेसडर भट्टाचार्य, अगर हम चीन के लिहाज से भारत रूस रिश्तों को थोड़ा समझना चाहें आपसे, क्योंकि जब रूस चीन रिश्ते की बात होती है तो ये बात सामने आती है कि भारत की कितनी प्रगाढ़ता है रूस के साथ, और ये जो दौरा है वो उसको कहीं ना कहीं एक स्टेप और फर्दर ले जाने में मदद करेगा। कैसे देखते हैं इसको? मेरे अनुमान में रूस और चीन का जो रिलेशन है ये बहुत ही नजदीक है और आज के जमाने के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके कंपैरिजन में अगर आप भारत और रूस का जो रिलेशनशिप देखें, ये बहुत ही पुराना है। हमारे रिलेशनशिप में हमारे दोनों देशों के नाता में कभी समस्या संकट नहीं आया था और हमारे इस रिलेशनशिप को हम लोग सरासर आगे बढ़ा रहे हैं। चीन के साथ बहुत सारे ऐसे ब्रेक्स हुए हैं उनके रिलेशनशिप के हिस्ट्री में। ये कुछ लोगों का कहना है कि रूस क्या चीन का फॉलोअर बन रहा है। मेरा इसमें अनुमान है कि रूस किसी का भी फॉलोअर नहीं बन सकता है। अगर वो फॉलोअर बनना चाहते तो फिर वो यूरोप का भी फॉलोअर बन सकते थे, चीन का तो वो जरूर नहीं बन पाएंगे। तो मेरा अनुमान है कि चीन और रूस के बीच जो रिलेशनशिप बन रहा है ये सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारत और रूस का जो रिलेशनशिप है ये एक सेकुलर पाथ है जो कि सरासर आगे ही बढ़ रहा है और दिन ब दिन और बेहतर हो रहा है। तो हमें इसके बारे में इसको हमने ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन हमें चिंता जरूर नहीं करना चाहिए। जी, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। प्रोफेसर सिंह, आपसे अगर हम समझना चाहें, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं और जब तमाम राजनीतिक रणनीतिक पार्टनरशिप की बात हो रही है पूरी दुनिया में, और ऐसे में जब हम भारत और रूस के रिश्तों की बात करते हैं, हमने अभी व्यापार को लेकर के काफ़ी सारी बातें की, ट्रेड इम्बैलेंस जैसी बातें की, आपको कुछ चैलेंजेस अहेड जिसको कहते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर दोनों देशों को काम करना होगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई भी क्षेत्र में यदि संबंध बहुत तेजी से परिवर्तन आता है उनमें, तो जाहिर है कुछ नई चुनौतियां उससे सामने आने की उम्मीद करनी चाहिए और हमेशा नई चुनौतियां आती ही हैं। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि व्यापार जो 8 या 9 अरब डॉलर में रहता था, अब 2 वर्षों में बढ़कर 65.7 अरब डॉलर हुआ है, तो जाहिर है उससे चुनौतियां सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये ज्यादातर व्यापार बढ़ा है भारत के ऊर्जा आयात की वजह से, और उससे जो चुनौतियां बढ़ी हैं वो भारत का जो कोशिश है रूपी रूबल, जो लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करके व्यापार करने की कोशिश है, ये भी 90 के दशक से शुरू हुआ था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तभी से ये सोच शुरू हुई थी कि लोकल करेंसीज में व्यापार होना चाहिए। तो इतनी तेजी से जब व्यापार बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है, तो क्या वो रूपी रूबल का जो आदान प्रदान है वो इतने बड़े व्यापार को संभाल सकता है, या फिर आपको वापस डॉलर्स में अपना व्यापार करना पड़ता है? तो वो जाहिर है कि इस तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, और क्योंकि तालमेल आपस में अच्छा है, सोच आपस में साझा हो रही है, खुलकर बात हो रही है, तो जितना क्षमता होगी दोनों तरफ से उतनी मुझे लगता है लगातार कोशिश की जाएगी कि इन चुनौतियों को सुलझाया जा सके, क्योंकि रिश्तों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने की जो सोच है वो दोनों तरफ से सामने की गई है। रूस को लगता है कि उनको भारत पर पूरा विश्वास है, और भारत को लगता है कि भारत को रूस की हिस्सेदारी साझेदारी पर पूरा विश्वास है। और ये बार बार कहा गया कि संकट के समय में भी और शांति के समय में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। तो जब इतना तेजी से परिवर्तन आया है व्यापार में, तो उसमें चुनौतियां जाहिर हैं, कुछ सामने आई होंगी, कुछ हमें आज मालूम है, कुछ शायद हमें आज मालूम नहीं है। पर ये जो बातचीत आपस में हो रही है उससे मंशा बहुत साफ हो जाती है कि मंशा दोनों तरफ से ये है कि मिलकर उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है, और उस तरफ पूरी कोशिश पुरजोर शुरू है, जारी है। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो चुनौतियां सुलझाई भी जा सकती हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी चुनौतियों को सुलझाया जा सकेगा, कुछ हद तक डॉलर में ट्रेड होता रहेगा, पर मुझे लगता है कि लोकल करेंसी का जो इस्तेमाल है उसमें बढ़ावा लाकर उसको भी सुलझाया जाएगा। और दूसरी बात, भारत के निर्यात को किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि व्यापार में संतुलन न आ जाए, उसी में वो विविधता की बात सामने आती है कि दूसरे क्षेत्रों में कहां-कहां
भारत भी निर्यात कर सकता है ताकि संतुलन व्यापार में अच्छा हो। तो ये जो आपस में विश्वास है, ट्रस्ट है आपस में, जो सामने नजर आता है बॉडी लैंग्वेज में, भाषा में भी, तो मुझे लगता है कि उससे एक उम्मीद होती है कि चुनौतियां तो हैं पर उनको सुलझाने की भी लगातार कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल जी। जो बढ़ता रक्षा सहयोग है भारत और रूस का, उस पर भी हमने जिक्र किया कैसे भारत की रक्षा ज़रूरतों का करीब 47% जो हिस्सा है वो यहाँ पर रूस से आता है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, किस तरह से हम इस जो रक्षा को लेकर जो क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही जो आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जैसी पहल है भारत की, उसके साथ तालमेल मिलाते हुए कहीं ना कहीं अपनी निर्भरता को कम करते हुए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें अगर सहयोग को बढ़ाने की हम बात करें, कैसे वो मुमकिन हो सकता है? इस पे काफी बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले हम लोग रूस से सिर्फ प्लेटफॉर्म्स ले आते थे पूरे, चाहे वो शिप हो या एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल सिस्टम्स हो, वो सारा लाते थे। फिर हम लोगों ने दोनों मिलकर डेवलप भी किया, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं कि भारत और रूस ने जॉइंटली डेवलप किया है। ये अभी भारत और रूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डिफेंस सेक्टर में। अभी जो ये इम्बैलेंस एक हो चुका है ये ट्रेड के वजह से, व्यापार के वजह से, इसमें जो काफी रकम रूस का जो है जो भारत में है, इसमें क्योंकि आज का जो डिफेंस सेक्टर है इसमें काफी इंडिजिनाइजेशन, मेड इन इंडिया का काफी प्रभाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर इसमें काफी रोल प्ले कर रहा है और पुराने काफी सारे पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज है उसमें भी रूस का काफी रोल था और अभी नए नए प्राइवेट सेक्टर के साथ भी वो काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और रूस का डिफेंस कोऑपरेशन ना सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे चलता रहेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो मेक इन इंडिया का जो पॉलिसी है और प्रधानमंत्री जी ने इसका बहुत स्पष्ट जिक्र किया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी, रूस और ज्यादा भागीदार कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक पुराना जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट था उसको आगे बढ़ाते हुए भी हम लोगों ने काफी काम किया है डिफेंस सेक्टर में। लॉजिस्टिक्स का हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं, दोनों देशों का जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं हम लोग। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी का भी जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो वॉर का जो स्ट्रैटेजी है, वॉर का जो थियरी है, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो पुराने जमाने वाला आजकल और नहीं है। तो इसमें रूस के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है ना सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पर लेकिन थियरी पर भी और स्ट्रैटेजी पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी जी, निश्चित तौर पर। प्रोफेसर सिंह, जब हम बात करते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है, किस तरह से जब इस तरह के दौरे होते हैं तो जो इस तरह के देश है या उनके मन में भी एक जिज्ञासा होती है कि इसमें क्या वार्ता हो रही है, उनके लिए भी क्या टेक अवेज हैं, किस तरह से भारत जो है उनकी बात भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो बातचीत है वो उसमें लेकर के आता है। ठीक जैसा हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ के देश, जिनको आप पहले निर्गुट देशों का भी एक तरह से अभियान जो आंदोलन था उसके नजरिए से भी देख सकते हैं, वो आज विकल्पों की तलाश में है कि जो G7 लेड मॉडल है एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस का, जो डेवलपमेंट का, उससे जो लगातार बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उससे कई तरह की समस्याएं सामने आई हैं। तो क्या दूसरे विकल्प हैं ग्लोबल गवर्नेंस के? उसमें ये रूस और चीन के जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स की बात हो या SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, भारत सब में लगातार जुड़ा हुआ है। तो ग्लोबल साउथ इनको एक विकल्प की तरफ देखता है। ठीक उसी तरह से रूस, चीन और भारत जो उभरती हुई बड़ी शक्तियां हैं, ये भी ग्लोबल साउथ से लगातार उतना ही उत्साह से जुड़ने की कोशिश में है। तो जाहिर है जब दो बड़े नेताओं की आपस में बातचीत होती है तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में क्या तालमेल हो सकता है, किस तरह से ज्यादा देशों की जो आज आकांक्षा है, जो सोच है, जो उनकी समस्या है, जो उनकी चुनौतियां हैं, उनको किस तरह से मद्देनजर रखते हुए ये उभरती हुई शक्तियां कुछ ऐसा काम कर सकती हैं जिससे
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के तरीके हैं, ग्लोबल गवर्नेंस है, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। जो आज की चुनौतियां हैं, जो आज के हालात हैं, क्या उनको ये सब जो संस्थान हैं, संगठन है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक से या नहीं करते हैं। तो जाहिर है ये चीज़ें आपसी बातचीत में जब सामरिक सोच साझा होती है तो ज़रूरी ये उनका एक खास मुद्दा बना रहता है। और उसके साथ साथ आप देखें, जहां पहले बात हो रही थी रक्षा के आपस में हिस्सेदारी की, जो है आपने कहा कि 45% जो है प्रतिशत आज जो उपकरण भारत आयात करता है वो रूस से आते हैं। एक जमाने में ये 70% तक इस तरह से रक्षा के उपकरणों का आयात होता था। तो उसमें भी विविधता या डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। आज इजराइल और फ्रांस दो बड़े स्रोत हुए हैं भारत के रक्षा उपकरणों के आयात के लिए। पर जो बहुत बड़ा बदलाव भारत और रूस के रक्षा सुरक्षा की हिस्सेदारी में आया है वो दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि पहले असेंबली लाइन में आप असेंबल करते थे चीजों को लाकर यहाँ, तो वो लाइसेंस प्रोडक्शन उसको हम उस जमाने में कहते थे, वहां से बिल्कुल हटकर आज भारत और रूस, जिनको हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं, जो किस तरह से नया उपकरण बनाया जाना चाहिए, बनाया जाएगा, उसके जो बेसिक रूपरेखा है वहीं से साझेदारी शुरू हो जाती है। फिर उनका जॉइंट प्रोडक्शन होता है, उत्पादन में भी हिस्सेदारी होती है। और फिर उसके बाद आगे बढ़कर सबसे बड़ी बात, जितनी भी आप अत्याधुनिक कहीं से तकनीक लेते थे किसी देश से, आपको अधिकार नहीं था कि वो आप उसका हस्तांतरण किसी दूसरे देश को कर दें। आज रूस और भारत की साझेदारी से जो रूपरेखा बनती है नए उपकरणों की, फिर उसका साझेदारी से उत्पादन होता है, उसका आज हम निर्यात भी कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यात जो है वो बड़ी तेजी से हाल ही के कुछ वर्षों में बढ़ा है। 1.5 अरब डॉलर एक तरह से टारगेट दिया था प्रधानमंत्री ने पिछले साल कि भारत के रक्षा उपकरणों का भी निर्यात बढ़ना चाहिए। उसमें भी भारत रूस की जो हिस्सेदारी है, साझेदारी है रक्षा सुरक्षा के उपकरणों को लेकर, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। तो जो नया रूपरेखा भारत और रूस के संबंधों की है, उसमें कई नई चीजें सामने नजर आती हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि दो बड़े नेताओं की आपस में सोच है वो साझा होती है, लगातार मौका मिलता है। चाहे बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ आपको रोकेंगे जी। और यहाँ से